वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ मैं ये भी एक्सप्लेन करती जाऊँ आपको। आज मैंने वेयर की है सायराज एटलायर और इनके पास तमाम वेडिंग कलेक्शन मौजूद है। अभी शादियों का सीज़न है, भरपूर तरह की कलेक्शन मौजूद है, विंटर्स की कलेक्शन मौजूद है। आप इनकी आउटलेट पे जाएँ जो कि एम्पोरियम है और इस्लामाबाद में भी है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेहरे की जिल्द के हवाले से। हम देखते हैं कि हमारा जिस तरह से मौसम है, अभी स्मोग है या फिर मौसम चेंज हो रहा है, तो चेहरे पर चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी असरअंदाज करती हैं। हमारे चेहरे पर जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एक्नी है, वो थोड़ी सी वर्स्ट होने शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर मौसम चेंज होता है हमारी रूटीन वही रहती है, हम अपनी केयर रूटीन जो होती है वो चेंज नहीं करते हैं। और इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम जी वाह, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चेहरे की जिल्द पर अभी स्मोग है, जैसा कि अगर हम इसके बारे में बात करें, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं? ये तो देखें बड़ा रेलेवेंट पॉइंट आपने सवाल पूछे। देखें स्मॉग जो है ये तो एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है जो कि इट्स नॉट वेरी कॉमन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन बहरहाल अब इसको हम फेस कर रहे हैं। देखें स्मॉग में जो केमिकल्स हैं ना, ये रिलीज़, आप समझिए कि ये है क्या चीज़। बेसिकली ये हुआ ये है कि वैसे तो पूरा साल हमारी गाड़ियाँ और हमारी फैक्ट्रीज़ और हम जो बर्न करते हैं दरख्तों को और जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हवा में जितने भी ये केमिकल्स जाते हैं ये फिर ऑब्वियसली रहते हैं। अच्छा, अब गर्मियों में क्या होता है कि जो हवा होती है वो गर्म होती है, तो वो ऊपर जाती है। सर्दियों में क्या होता है कि वो हवा ऊपर नहीं जाती, ऊपर मतलब कि टू द अपर एटमॉस्फेयर, वो नीचे रहती है सर्दियों में। तो वो सारे केमिकल्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं आपके इर्द गिर्द, लिहाजा हमें उसके इफ़ेक्ट्स तो उसमें होता ही है। देखें सबसे ज़्यादा तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके सांस और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होते हैं, लेकिन जो आपकी स्किन है उस पर भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि आप ज़्यादातर इंडोर्स रहें। मैं इसमें यही आपको कहूँगा, दो ही चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि हवा तो देखिए हवा को आप एस्केप तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो उसमें यही है कि आप अंदर रहें, घर के अंदर रहें जितना हो सके, ऑफिस के अंदर रहें। और अगर आप कहीं बाहर जाएँ तो एक तो मास्क लगाएं ताकि आपका सांस प्रोटेक्ट रहे। स्किन के लिए आप मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि सन ब्लॉक लगा लें। सन ब्लॉक्स होते हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, और मास्क लाजमी लगा कर बाहर जाएं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने भी जिनके चेहरे ऑयली स्किन होती है, जिनके चेहरे पे एक्नी हो जाती है, एक्नी किस तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन उसके जो मार्क्स होते हैं वो इतने स्टबर्न होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जो एक्नी होती है ना, इसके दो तरह के मार्क्स होते हैं। एक्नी जब जाती है, एक वो मार्क होता है जो रंग वाले होते हैं, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, कि रंग आपका ब्लैक हो जाए या डार्क हो जाए। और एक वो मार्क्स होते हैं जो गड़ों की फॉर्म में, स्कार्स की फॉर्म में होते हैं। ये दो तरह के मार्क्स होते हैं। अच्छा, पहली बात ये समझ लें कि इनको रिमूव करना आसान नहीं है। ये हर डॉक्टर या हर बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत हाई लेवल का नॉलेज चाहिए, ठीक है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उसकी बेस पे इसका इलाज होता है। पहले हम आ जाते हैं रंग, जो हाइपर पिगमेंटेशन। देखिए हाइपर पिगमेंटेशन का जो इलाज है वो दो तरह के हैं, मेडिकल एंड प्रोसीजरल। जो मेडिकल इलाज है उसमें मेडिसिन हैं, उसमें क्रीम्स हैं, डिफरेंट तरह के सीरम्स हैं, और उसको आपको कम से कम 3 to 6 मंथ्स आपको करना पड़ता है, लेना पड़ता है। एक आध खाने की भी गोली है, मोस्टली लगाने के लिए। और जो प्रोसीजर्स हैं उसमें दो तरह के मोस्टली प्रोसीजर्स हैं जो हेल्प करते हैं, जिसमें एक है केमिकल पील और दूसरा है मीज़ोथेरेपी। अब केमिकल पील क्या चीज़ है? केमिकल पील एक केमिकल होता है जो फेस पे अप्लाई करते हैं, फिर वो आपकी स्किन की पीलिंग करता है, आपकी स्किन के ऊपर वाली लेयर को उतारता है। तो जब पीलिंग होती है तो वो जो रंग आपका ख़राब हुआ होता है वो बेहतर हो जाता है। जो स्कार्स होते हैं, जो दूसरा मैंने आपको बताया मीज़ोथेरेपी, उसमें ये होता है कि एक स्पेशल सीरम होता है जो बाहर से आता है, यूरोप से बाहर से मंगवाते हैं, वो आपके फेस पे अप्लाई किया जाता है और माइक्रो नीडलिंग से उसकी एब्जॉर्प्शन कराई जाती है। माइक्रो नीडलिंग एक डिवाइस का नाम है जिसके एंड पे बड़ी बारीक नीडल्स होती हैं, वो अप्लाई करते हैं फेस पे, तो वो सीरम अंदर अब्जॉर्ब होता है और वो अंदर जाके छाइयों को ख़त्म करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं गड़ों पे। जो स्कार्स के जो गड़े होते हैं, इनका इलाज करना ये मोस्टली प्रोसीजर से ही होता है। इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इनको ठीक करती है। ऑल्दो फिर भी हम करते ये हैं कि एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जेल, वो दे दी जाती है इन पेशेंट्स को ताकि स्कार्स की अपीयरेंस बेहतर हो। लेकिन इसका जो प्रॉपर इलाज है वो प्रोसीजरल है। अब इसमें प्रोसीजर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? एक प्रोसीजर जो सबसे इफेक्टिव है, पहले मैं वो बताऊंगा,
और उसके बाद जो मार्केट में और अवेलेबल है वो भी बताऊंगा, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता या कम होता है। जो मेन प्रोसीजर है वो जो पुराना चलता आ रहा है, जो डॉक्टर्स करते आ रहे हैं, जिसका प्रूवन रिकॉर्ड है, वो है सब्सिजन। सब्सिजन ये होती है कि देखिए जो गड़े होते हैं ना, ये आपकी स्किन है, ठीक है। अब स्किन में जो गड़ा है वो नीचे उसको पुल कर रही है स्किन अंदर से, हमने उसको फ्री करना है ताकि गड़ा फ्लैट हो जाए। तो फिर वो स्किन के साथ मर्ज हो जाएगा, ताकि मर्ज हो जाए। तो हम सिरिंज लेते हैं, उस गड़े में इंजेक्ट करते हैं और नीचे जो फंसी हुई है एरिया उसको फ्री करते हैं स्किन को। इसको कहते हैं सब्सिजन। ये एक टेक्निक होती है जो फिजिकल टेक्निक है, जिससे आपको सिरिंज को अंदर बाहर और थोड़ा मूव करना पड़ता है। तो इससे स्किन सैगी नहीं होती? नहीं, सैगी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम बहुत डीप नहीं जा रहे, हम स्किन के साथ साथ ही रह रहे हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और इसी सिरिंज के अंदर हमने कुछ केमिकल्स मिक्स किए होते हैं। एक आपका पीआरपी बनता है आपके ब्लड से लेके, और एक स्पेशल मीज़ो सीरम होता है। इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट किया जाता है ताकि अंदर से स्किन की मुरम्मत हो। तो हम सब्सिजन भी कर रहे हैं, साथ में हम इंजेक्ट करें ताकि स्किन, नई स्किन अंदर से बने, और एंड पे ऊपर से माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, और यही मिक्सचर को ऊपर से अप्लाई करते हैं ताकि ऊपर से भी स्किन, बाहर से भी स्किन जो है वो उसकी मुरम्मत हो। ये पूरा प्रोसेस है सब्सिजन विद पीआरपी एंड मीज़ोथेरेपी इसको कहते हैं। और इसके सेशंस लगते हैं कम से कम 3, 4, 5, 6, इवन 10 सेशन भी लग जाते हैं। फिर जाके आपकी 70 to 80% इम्प्रूवमेंट आ जाती है इन मोस्ट केसेस। कुछ केसेस में सिर्फ 50% आती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% स्कार्स ठीक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि देखने से आपको लगेगा जैसे आपकी स्किन ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है, हल्का फुल्का अक्स रह गया उसका। ये इसका तरीक़ाकार है। और इसके अलावा जो बाकी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं उसमें केमिकल पील्स हैं। हाँ, केमिकल पील को मैं कहूँगा कि कुछ हद तक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक या फिनिशिंग टचेस के लिए कर लिया जाए तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कोई पूरा इलाज नहीं है। ऊपर से स्किन की पीलिंग होती है तो थोड़ा बहुत स्कार्स बेहतर होते हैं। इसके अलावा ना एक बड़ा पॉपुलर ट्रीटमेंट है मार्केट में, और वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो एक मशीन बेस्ड है, और मशीन आप बाहर से मंगा लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसका नाम है फ्रैक्शनल CO2। जी, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, ठीक है। ये जो लेज़र है ना, ये बड़ी महंगी होती है, ठीक है, और इससे होता ये है कि ये ऊपर से ना स्किन को समझे छील देती है। ठीक है देखने में बड़ी खतरनाक। ये तो मैंने बहुत बार करवाया। अच्छा, करवाया आपने? अच्छा, नहीं, बहरहाल आप कहीं शायद कार्बन लेजर की बात ना करिए, वो और चीज़ है। नहीं, ये CO2 भी कराया। अच्छा, चले, तो वो होता ही है कि फिर आपका एक्सपीरियंस हुआ कि अब आई डोंट नो किस डेप्थ पे किया, बट उसमें होता है कि पूरी स्किन लाल हो जाती है। फिर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वो जो है ना, एक स्किन ऐसी लगती है जैसे कि ब्रूज पड़ गया है, डैमेज सी हो गई है, और उसको महीना लगता है ठीक होने में। ये प्रॉपर जो अगर उसको सही तरह किया जाए तो 1 मंथ लगता है स्किन नॉर्मल होने में। अच्छा खासा इंटेंस प्रोसीजर है, पेन भी होती है इसकी। इसका रिजल्ट आता है, लेकिन 20-30% से ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है। ज़्यादातर अच्छा, मैं आपकी बात को ये भी अग्री करना चाहूँगी इससे। कार्बन लेज़र, CO2 दोनों मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। आप यकीन करें, वेस्ट ऑफ मनी है ये, मैं चीज़ लिटरली कहना चाहूँगी। हालांकि हमारी पहले बात थी। हाँ, वेस्ट ऑफ मनी है ये। पहले 2-3-4 दिन में आपको लगेगा बहुत अच्छा हो गया, स्किन अच्छी हो गया, फिर वैसे ही हो जाएगी, या थोड़ी सी वर्स हो जाएगी, क्योंकि सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, और उसके बाद जहाँ पे रेडनेस होती है यहाँ पे थोड़े थोड़े से पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसका एक और साइड इफेक्ट बता दूं बड़ा ज़रूरी, और सब लेज़र्स का ये होता है, सवाए लेज़र हेयर रिमूवल के उसका नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी लेज़र्स हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन के हों, ND-EG लेज़र, पिको लेज़र, या वो ये हों फ्रैक्शनल CO2, इनका एक बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट है पाकिस्तानी स्किन पे, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन कर देते हैं। हाँ जी। और सब में नहीं करते, तकरीबन 10 में से 4 लोगों में कर देते हैं। अब आप बताएं 10 में से 4 लोगों में अब आप उन 4 में अगर हैं तो आप तो गए काम से। इसलिए मैं तो अब रेकमेंड ही नहीं करता कि इन चीज़ों के लिए लेज़र किया जाए, क्योंकि लेज़र का फ़ायदा हो सकता है मतलब 60% लोगों में, 40% में नुकसान हो सकता है उल्टा, तो इसलिए मैं तो रेकमेंड ही नहीं करता। और आप देखें हर गली मोहल्ले में बस स्टैटिक बैठे हुए हैं, मशीन्स रखी हुई हैं, और बस शुरू हैं, और पता नहीं चल रहा कि स्किन पे क्या है, टाइप क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखें जो लेज़र्स है ना, असल में हुआ ये है कि ये लेज़र्स एक्चुअली होती थी बड़ी महंगी, ये मशीन्स 50-60 लाख से कम ये आती नहीं थी, तो हर डॉक्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। चाइना ने बनाना शुरू कर दी सस्ती, इतनी सस्ती कि आप सोच नहीं सकती, 5 से 10 लाख रुपए में आपको करोड़ रुपए की मशीन मिल जाती है चाइना से, 5 से 10 लाख में। अब वो मशीन्स क्या रिजल्ट देंगी?
आप खुद सोचें, जो मशीन करोड़ रुपए की यूरोप अमेरिका से आती है, वो 5-10 लाख रुपए वाला जो बंदा चाइना में बना रहा है वो उस क्वालिटी की तो नहीं बनाएगा। सो बहरहाल लोगों ने दड़ा खरीदना शुरू कर दिया। 5-10 लाख में तो कुछ भी नहीं होते लोगों के लिए। लोगों ने, हर डॉक्टर ने खरीदना शुरू कर दिया, इवन जो डर्मा का नहीं है उसने भी खरीदना शुरू कर दिया। और हर क्लिनिक में अब आपको, हर कोने में आपको लेजर क्लिनिक, नजर जरूर आएंगे। आएगा। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं लेजर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो वैसे ही घबरा जाते हैं कि हमने नहीं करवाना। हम जो अब मेरा ख्याल है जो अब 30s में हैं, या जो जेंसी अल्फा जनरेशन है, वो थोड़ा सा लीनियंट है इस मामले में कि हाँ करवा लेना चाहिए, लेकिन 30s 40s में वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं किस तरह से। तो कोई ऐसी क्रीम्स वगैरह हो स्कार के लिए कि हम उस पर अप्लाई कर सकें, या स्कार के लिए, या फिर जो एक्नी के मार्क्स होते हैं इसके लिए क्रीम इफेक्टिव नहीं होती है? नहीं, मैंने आपको वैसे शुरू में कहा कि क्रीम्स और सीरम्स आर देयर और वो हेल्प करते हैं। इसमें यह है कि देखें, जो अगर हम पहले गड़ों की बात कर लें, गड़ों के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपने टॉपिकल्स पे जाना है, और वो भी आप याद रखें 20 to 30% इंप्रूवमेंट आएगी उससे। उसमें एक होता है रेटिनॉइड्स जी। रेटिनॉइड्स हैं वो क्रीम्स या वो चीज़ें जो विटामिन ए से बनती हैं। विटामिन ए डेरिवेटिव्स इसको कहते हैं। रेटिनॉइड जो है उसकी डिफरेंट परसेंटेजेस कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, ठीक है, पॉइंट्स से शुरू होता है, 1% 2% तक ये जाते हैं अमूमन। एंड ये ऊपर से ना स्किन का सेल टर्नओवर करता है, मतलब कि स्किन को रिफ्रेश करता है, आम ज़बान में रिन्यू एंड रिफ्रेश करता है। सो इससे भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा जो है ना वो सिलिकॉन जेल है, और ये बड़ी कॉमन एक मार्केट में अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट टूबेक्स के नाम से एक ट्यूब है, बैब्सकार जेल है, ये काफ़ी हैं आजकल। ये जो है ना सिलिकॉन, ये ऊपर जाके एक लेयर के तौर पे बिछ जाती है, और वो फिर अगर आप 3 महीने इसको लगाएं तो उससे भी स्कार्स में इम्प्रूवमेंट आती है, डेफिनेटली को 20-30% आती है। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा अगर स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री फेस वॉशेज़ यूज़ कर लें, एंड दैट्स इट। और कोई चीज़ दुनिया में अभी तक नहीं है जो स्कार्स। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए डेफिनेटली पिगमेंटेशन का तो इलाज मोस्टली होता ही टॉपिकल से है, लेकिन वो अगेन 40-50% बेहतर होती है, आपको प्रोसीजर कराना पड़ता है। उसमें देखें, उसमें बहुत सारे मैं आपको चलिए इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। उसमें अज़ेलिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, हाइड्रोक्विनोन है, इसके अलावा रेटिनॉइड्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, फिर इन्हीं चीज़ों के फेस वॉशेज़ हैं, हाँ बकूचियल है, ये है बहुत जो कॉमन, ग्लैब्रिडिन है, मतलब ट्रांसएमिक एसिड है, ऑयल बहुत अच्छा है इन सब के। हाँ जी, मैं मतलब बोलता जाऊँ बहुत सारी हैं, क्योंकि मतलब 10-15 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, कोजिक एसिड है, तो ये सारे, इस अल्फाबुटिन है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं पिगमेंटेशन में। लेकिन मसला ये है कि लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ के ना वो ख़रीदने लग जाते हैं, कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, और एक अजीब खिचड़ी मचा के फेस पे लगा देते हैं। देखें, इसमें हमें कंपनी देखनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेशन देखनी पड़ती है, फिर वो इसका मिक्सचर किस तरह का बन रहा है, आपने सब कुछ नहीं देना होता। बिल्कुल इस तरह से हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं विटामिन सी के साथ रेटिनॉल शुरू कर देते हैं, और इस तरह से उस नायासिनामाइड के साथ रेटिनॉल शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है। दिन में क्या करना है, रात में क्या लगाना है, मिक्सचर कैसे बनाना है, क्वांटिटीज़, कॉन्सेंट्रेशंस, ये एक पूरी साइंस है, ये मजाक नहीं है। और पेशेंट्स मेरे पास अक्सर आते हैं, उन्होंने पहले से सारा गूगल से कर के लगा के स्किन ख़राब करके आ जाते हैं। और याद रखें मेरी बात, स्किन से मत खेलें, ये एक बार डैमेज हो जाए और बहुत उसके बाद इसको रिकवर करना आसान नहीं होता। मैं तो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि एक्ने हो गई और पिगमेंटेशन हो गई, तो आइडियल सिचुएशन। लोग क्या करते हैं, लोग आपके, मैं नाम नहीं ले सकता, देसी क्रीमें लगाते हैं जो बड़ी फेमस है आजकल, वाइटनिंग क्रीम जो बहुत फेमस है मार्केट में, उसमें स्टेरॉइड्स और मर्करी भरा होता है। लोग वो लगा के स्किन ख़राब कर देते हैं। लोग अजीब व गरीब पता नहीं मेकअप्स और देसी टोटके कर स्किन, इतनी केमिकल डैमेज कहते हैं इसको। केमिकल डैमेज ठीक नहीं होता, या होता है तो बहुत माइनर होता है, और केमिकल डैमेज के साथ लोग आ जाते हैं, हालांकि हिस्ट्री एक्ने की होती है, बीच में केमिकल डैमेज किया होता है। सो लिहाजा प्लीज़ जब आपको कोई इनिशियल शुरू हो ना प्रॉब्लम, आप तब प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल इस तरह से है। डॉक्टर इब्राहिम, आप मुझे बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं वो एक्ने में फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि हमें वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, किस तरह की एक्ने है। सब एक्नी पर वो एक ही तरह की चीज़ लगा रहे थे, जैसे आपने कहा बस सुन लिया कि एक्नी के लिए ये चीज़ बेहतर है तो वो लगाना शुरू कर दिया धड़ाधड़। तो उसके लिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हमारे वाइट हेड्स हैं, इसको कैसे सॉल्ट आउट करना है, या फिर ब्लैक हेड्स हैं? डॉक्टर के पास तो ऑब्वियसली जाना ही जाना है, लेकिन कोई ऐसे टिप या कोई ऐसा मशवरा? देखिए, एक्नी ना बेसिकली क्या होती है, इस पे हमने बात ही नहीं की, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्नी पिंपल होता है, जो एक पिंपल नहीं होता, एक पिंपल तो किसी को भी निकल सकता है,
जब ज़्यादा पिंपल्स निकले उसको एक्नी कहते हैं। ये क्यों निकलती है? ये इसलिए निकलती है कि आपके पोर्स होते हैं जिसमें गंदगी फंस जाती है, ठीक है। पोर्स के अंदर बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन होती है, साथ में डस्ट और साथ में बैक्टीरिया, ये मिक्स करके तो उस पोर को बंद कर देते हैं और सबसे पहले ब्लैक हेड के फॉर्म में नज़र आता है। ये पहला स्टेप है कि वो चीज़ ब्लैक डॉट्स की तरह नज़र आती है। फिर उसके बाद उस ब्लैक हेड के ऊपर स्किन आ जाती है तो वो वाइट हेड बन जाती है, देखने में वाइट स्पॉट्स लगता है, या रोबड़े, छोटे छोटे रोबड़े से बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो हार्ड हो जाते हैं, फिर वो इन्फेक्ट हो जाता है, एक्नी का एक बैक्टीरिया है उससे, जरासीम से इन्फेक्ट हो जाता है, फिर वो पिंपल बनता है। लिहाजा अगर आप इसके रूट कॉज पे जाएं तो ये पिंपल बने ही ना, उसके लिए फिर आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है और एंटीबायोटिक जेल्स लगानी पड़ती हैं ताकि बैक्टीरिया को मार सकें। दूसरा, जो आपकी ऑयलीनेस है उसको कम करने के लिए ऑयल फ्री फेस वॉशेज़ यूज़ करने पड़ते हैं, और एक बेंजोइल पेरोक्साइड एक केमिकल है वो यूज़ करना पड़ता है। और तीसरा जो है आपका जो गंदगी है उसको रेगुलर साफ़ करने के लिए ऑब्वियसली सुबह और रात का एक रूटीन होता है ये, और साथ में अडेपलिन जो एक केमिकल है वो हेल्प करता है स्किन सेल टर्नओवर में। इट्स ए माइल्डर फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड। सो ये पूरा एक स्किन रूटीन आपको फॉलो करना पड़ता है ताकि आप वाइट हेड, ब्लैक हेड, एक्नी मुकम्मल ख़त्म करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें, और जो आपको इन्फ्लुएंसर से देख कर या यहाँ पे अपनी कज़न, दोस्तों, सहेलियों से देख कर अगर वो कोई क्रीम या एसिड यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पर मत अप्लाई करें, क्योंकि आपकी स्किन टाइप टोटली डिफरेंट है।